क्या? अपने मुलाजिम की बात सुनकर वो अपनी कुर्सी छोड़ता खड़ा हुआ। उसके छोटे भाई का इंतकाल हो गया था। उसको यकीन न आया और उसके छोटे भाई को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके भाई का साला था। ये सुनते उसकी आंखों में खून भरने लगा, जिस भाई को उसने खुद से बढ़कर चाहा था। आज वही भाई इस दुनिया से जा चुका था। गांव वापस जाते वो तीसरे दिन ही अपने छोटे भाई की मनकूहा को विनी में ले आया था। तुमने और तुम्हारे भाई ने मिलकर मेरे मासूम भाई को मारा है ना? अब देखना, मैं कैसे पल पल तुम्हें भी मारूंगा और तुम्हारे भाई को भी मारूंगा। शाजिम खानजादा की बात सुनकर अबरीश तड़प कर रह गई। मैंने और लाला ने कुछ नहीं किया, आप कसम ले लें। लाला ने नहीं मारा भाई को। अच्छा, फिर मेरा भाई तुम्हारे घर से क्यों मिला? बोलो, क्या कर रहा था वो वहाँ पर? वो वहाँ मेरे साथ ज़बरदस्ती। शर्म के मारे वो उसके आगे कुछ कह न सकी, जबकि इसके मुंह से ये बात सुनते शाजिम खानजादा का खून बुरी तरह खौलने लगा। उसकी तरफ बढ़ता वो इसका मुंह अपनी मुट्ठी में दबोच गया था। अब उसे जान से मारकर तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। ज़रूर तुम्हारा किसी से याराना होगा और इसी के लिए तुमने मेरे भाई को मार दिया। जबकि उसके मुंह से अपने लिए इतनी घटिया बात सुनकर अबरीश चिल्लाई थी, मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं था, मेरा इससे निकाह हुआ था, मेरी और मेरे माँ बाप की रजामंदी के साथ। तुम्हारा भाई ही बद किरदार था और हाँ, तुम्हारे भाई को मारा है, मगर लाला ने नहीं, मैंने मारा है तुम्हारे भाई को, क्योंकि वो था ही इस काबिल। और फिर शर्म के मारे मेरे लाला ने इसका इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। तो इसलिए अगर तुमने कोई बदला लेना हो या कत्ल करना हो तो मेरा करना, मेरे लाला का नहीं। खैर, वो तो तुम में इतनी ताकत होगी नहीं जितने खैरतमंद हो तुम। पता चल नहीं गया, विनी लेने वाला कोई भी मर्द गैरतमंद नहीं होता। और शाजिम खानजादा का हाथ उठा था और अबरीश खान के मुंह पर निशान छोड़ गया था। वो अपने गाल पर हाथ रखे सिसक पड़ी थी और फिर शाजिम उसका हाथ पकड़े उसे अपने साथ घसीटता हुआ बाहर लेकर आया था। बी अम्मा, इसे जंदान में डाल दो। और वो इसे झटके से ही बी अम्मा की तरफ फेंकता बोला था और अबरीश बी अम्मा के पैरों में जा गिरी थी। ये हवेली ही इसके लिए जंदान है, इसीलिए जंदान में डालने की ज़रूरत नहीं है। जाओ लड़की, वापस अपने कमरे में। और हाँ, सुबह जल्दी उठ कर आ जाना, फजर की नमाज के बाद। मुझे तुम मेरे सामने चाहिए हो, वो करख लहजे में बोली थी और अबरीश वापस लौट गई थी। ये आपने क्या किया बी अम्मा? मुझे इसकी शक्ल से भी नफरत है। तो क्या चाहते हो, जंदान में ये अय्याशी करते रहे? ये तेरे सामने रहेगी तो तुझे अपने भाई का खून याद रहेगा और तू पल पल इसे तड़पाएगा और मुझे इसकी चीखों और सिसकियों से सुकून मिलेगा। अब जाओ, दिमाग मत ख़राब करो मेरा, और आइंदा इसकी कोई शिकायत लेकर मेरे पास मत आ जाना। मर्द हो तो मर्द बनो। वो आखिर में बेटे को भी डांट गई थी। इसका इस वक्त कमरे में जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं जा रहा था। अबरीश कमरे में आकर बेड के साथ टेक लगाए घुटनों में मुंह दिए सिसकने लगी थी। इसके ख्वाब, इसकी तालीम, सब कुछ ख़त्म हो गया था। कुछ भी नहीं बचा था। अबरीश की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी और इसने ये बर्बादी अपने हाथों से चुनी थी। रात के पिछले पहर वो कमरे में वापस लौटा था और अबरीश बेड की पायंती के साथ टेक लगाए वहीं आंखें मूंदे सो रही थी। उसे देखते ही उसके अंदर फिर से आग जलने लगी थी, मगर वो रात के इस पहर कोई तमाशा नहीं चाहता था, तो बेड पर जाकर सो गया था। फजर की अजान से अबरीश की आंख खुली थी। उसने वज़ू किया था और नमाज अदा करने के बाद वो कमरे से निकल आई थी। उसे जालिम औरत की ताकीद याद थी। अगर वो वक्त पर ना पहुंचती तो ना जाने इसके साथ क्या होता। वो अभी सीढ़ियों से उतरकर लाउंज में आई ही थी कि बी अम्मा के कमरे का दरवाज़ा खुला था। आ गई तुम? खासी समझदार हो। चलो जाओ किचन में, डेरे से दूध आया होगा, सकीना तुम्हें समझा देगी और बाहर सब काम करने वालों के लिए चाय बनाओ जाकर। वो चुपचाप किचन में चली गई थी। वहाँ पर एक उधेड़ उम्र मुलाजमा पहले से ही इंतज़ार में खड़ी थी। उसने इसे सामान दिया था और वो चाय बनाने लग गई थी। चाय बनाकर जैसे ही फारिग हुई थी, उसे आटा गूंदने पर लगा दिया था। आटा गूंदने के बाद उसने चाय वाले बर्तन धोए थे और तब तक बाहर मुलाजमा लकड़ियों की आग जला चुकी थी। अबरीश को बुला लिया गया था कि वो वहाँ पर आकर रोटियाँ बनाए। अबरीश के हाथ पहले ही दुख रहे थे, इतना ज़्यादा आटा गूंदने की वजह से। 100 से ज़्यादा ही रोटियां थीं जो उसने बनाई थीं और बनाते बनाते वो निढाल हो गई थी और वहीं पर ही बेहोश हो गई थी। इतनी गर्मी की वो कब आती थी?
वो सब लोग नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे, नाश्ता कर रहे थे, जब एक मुलाजमा भागती आई थी। बी अम्मा, वो वनी वाली लड़की बेहोश हो गई है, उसे मेरे पास लेकर आओ, बी अम्मा सख्ती से बोली थी। मगर वो तो बी अम्मा बेहोश है, तो घसीट कर ले आओ ना, वो चिल्लाई थी। वो लड़की भाग गई थी और थोड़ी देर बाद 2-3 औरतें अबरीश को पकड़े अंदर ले आई थी। उसका दुपट्टा एक तरफ ढलक रहा था, जबकि आंखें उसकी बंद थीं, और वो दोनों औरतें बामुश्किल उसे सहारा देती लेकर आई थीं। बी अम्मा ने पानी वाला जग उठाया था और उसके मुंह पर फेंका था, तो वो हड़बड़ा कर सीधी हुई थी। उसने आंखें खोली थीं और फिर उसने जल्दी से अपना दुपट्टा संभाला था। बड़ी नाजुक मिजाज बन रही है, मेरे बेटे को मारते वक्त तो तुम लोगों के हाथ नहीं कांपे, अब क्यों इतनी नज़ाकत दिखा रही हो? आज उसे पूरा दिन खाने का एक लुक़मा नहीं देना और पूरा दिन सारे काम यही करेगी। चलो जाओ, जाकर किचन में बर्तन धो। अबरीश शाजिम खानज़ादा को सख्त नज़रों से देखती किचन में चली गई थी। ऐसे ही हुआ था, पूरा दिन उसे खाने को नहीं दिया गया था, बल्कि एक के बाद एक वो काम ही करती गई थी। रात 10 बजे तक वो आखिरी बर्तन धोकर फारिग हुई थी। बी अम्मा ने उसे अपने पास बुला लिया था। वो लाउंज के सोफे पर नीम दराज थी। सकीना, ये प्लेट उठा के ले जाओ और बाहर जाके रख दो, जहाँ मैंने कहा है, और इसे कहो वहाँ बैठकर खा ले। वो औरत इसका हाथ पकड़े से बाहर ले आई थी और घर के बाहर लॉन में वो प्लेट रख दी थी। अबरीश चुपचाप वहाँ बैठकर खाना खाने लगी थी। उसने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया था और अभी उसका भूख से बुरा हाल था। वो खाना खा रही थी जब उनके घर का एक ड्राइवर उसको बड़े गौर से देख रहा था। उसकी नज़रों से हवस टपक रही थी, मगर अबरीश उसकी नज़रों से बेखबर बस खाई जा रही थी। तभी शाजिम खानज़ादा की गाड़ी घर के अंदर आई थी। वो ड्राइवर अबरीश के हुस्न में ऐसे खो गया था कि उसे शाजिम खानज़ादा की आमद का पता ही नहीं चला था। मलकू, वो चिल्लाया था, यहाँ क्या कर रही हो? वो साहब, मैं तो घर जाने लगा था। दफ़ा हो जाओ, यहाँ पर क्यों खड़े हो? दफ़ा हो, निकलो यहाँ से, शाजिम खानज़ादा चिल्लाया था, मगर अबरीश ने उसकी तरफ आंख उठा कर नहीं देखा था। वो बड़ी रग़बत से खाना खा रही थी कि शाजिम खानज़ादा आकर उसके सर पर चिल्लाने लगा था। ये क्या कर रही हो तुम? उसने नज़र उठाकर उसे देखा था और फिर गिलास उठाकर उसने मुंह से लगा लिया था। नज़र नहीं आ रहा, खाना खा रही हूँ। ये कौन सी जगह है खाना खाने की? शाजिम ने उसकी खाने वाली प्लेट को लात मारी थी और वो प्लेट उड़ती हुई इनके घर के दाखिली दरवाजे के पास जा गिरी थी। आपकी अम्मा का हुक्म है कि मैं यहीं बैठकर खाना खाऊंगी। खा लिया ना खाना, उठो और घर के अंदर जाओ। वो हाथ झाड़ती उठकर खड़ी हो गई थी। शाजिम उसका हाथ पकड़े घसीटता हुआ अंदर लेकर आया था। बी अम्मा, वो चिल्लाया था। क्या हुआ है शाजिम, क्यों चिल्ला रहे हो? आज के बाद ये घर से बाहर नहीं निकलेगी। मैंने आपसे कहा था ना इसे जिंदान में डाल दें, आपने मेरी बात नहीं मानी। मगर जो आज हरकत की है आपने, वो आइंदा नहीं करेंगी। और जाओ तुम कमरे में। उसने धक्का देते हुए अबरीश को आगे किया था और अबरीश लड़खड़ाते कदमों से कमरे में आ गई थी और आकर वो अपनी कल वाली मखसूस जगह पर बैठ गई थी। बैठते साथ ही वो सो गई थी। शाजिम कमरे में आया था और जैसे ही कमरे के अंदर आया वो बेसुध सो भी चुकी थी। अभी थोड़ी देर पहले ही तो कमरे में आई थी और इतनी जल्दी वो कैसे सो सकती थी? वो उसके पास ही पाँव के बल बैठ गया था। उसने काले रंग का सादा जोड़ा पहना हुआ था। काले रंग में उसकी दूधिया रंगत दमक रही थी। उलझे हुए बालों की लटें उसके चेहरे के गिर्द बिखरी हुई थीं। उसके नरम सफ़ेद हाथ गोद में रखे हुए थे। शाजिम खानज़ादा का कल रात मारा हुआ थप्पड़ का निशान अभी तक उसके गाल पर सब था। आज पूरा दिन उसने जितना काम किया था वो बहुत थक गई थी और थकावट उसके चेहरे पर वाज़ेह थी। इससे पहले कि वो उसके हसीन चेहरे का दीवाना होता, उसके सामने अपने भाई की खून में लथपथ लाश छम से आई थी और यहीं पर वो अपना सब खो गया था। उसने अबरीश का दुपट्टा खींचा था। सारिम, नहीं, प्लीज़ नहीं करें। सारिम, नहीं, खुदा का वास्ता है। वो नींद से हड़बड़ा कर उठी थी और चिल्लाने लगी थी। चंद लम्हे लगे थे अबरीश को होश में आने में, मगर सामने सारिम के बजाय शाजिम को देखकर उसकी आंखों से नफरत के फवारे फूटने लगे थे। जैसा तुम्हारा भाई घटिया, वैसे ही तुम भी घटिया हो ना। क्या कहा तुमने? तुम्हें तो मैं भी बताता हूँ। अबरीश को उठाकर उसने बेड के ऊपर फेंका था और फिर वो इसके वजूद को बुरी तरह से मसलने लगा था।
वो इसकी सख्तियाँ झेलती आखिरकार होशो होश से बेगाना हो गई थी और वो इसके वजूद को नफरत से दूर धकेलते मुंह मोड़कर सो गया था। न जाने कौन से पहर वो दोबारा होश में आई थी और उसने एक नफरत भरी निगाह शाजिम खानज़ादा के सोए हुए वजूद पर डाली थी और वो इसके पहलू से उठ गई थी। सुबह फिर से वो फजर पढ़कर बाहर चली गई थी और आज वो खुद ही एक के बाद एक काम करने लग गई थी। दोपहर को जब सब घर वाले कमरों में चले गए थे और मुलाजमाएं भी थोड़ी देर के लिए आराम करने अपने अपने क्वार्टरों में चली गई थीं, तो सकीना कामवाली ने चुपके से अब्रिश को खाना दिया था। नहीं अम्मा, मुझे खाना नहीं खाना, और इस तरह चोरी तो बिल्कुल भी नहीं। उसने मुंह मोड़ लिया था। अरे बेटी, ये लोग जालिम हैं, ये तुम्हें बहुत तंग करेंगे। सारी जिंदगी ऐसे ही तुम पर जुल्म करते रहेंगे। सारा दिन तुमने जान मारनी होती है कामों में। ये लो खा लो। उन्होंने ज़बरदस्ती निवाला बनाकर अब्रिश के मुंह में दिया था और अब्रिश की आंखें भर आई थी। ऐसे ही जब वो कभी नाराज़ होती थी तो उसकी अम्मा भी लाड से उसके मुंह में निवाले देती थीं। फिर वो बिलक बिलक कर रोने लगी थी। सकीना ने उसको गले लगा लिया था। मेरी भांजी आप लोगों के घर काम करती है। मैंने अपनी भांजी के हाथ आपकी अम्मा को पैगाम भेजा था कि आप बिल्कुल ठीक हैं और ये भी कि शाजिम खानज़ादा आपका बड़ा ख्याल रखता है। वो हैरत से इस औरत को देखने लगी थी। मगर आपने झूठ क्यों बोला? बेटा, आप तो यहाँ जुल्म सह रही हैं। बेटियों के लिए ना हम माओ का दिल बड़ा नरम होता है। बेटियों को ससुराल में आज भी आ जाए ना तो हम माएँ तड़प तड़प कर रह जाती हैं। वो पहले ही इतनी उदास परेशान हैं, मज़ीद परेशान हो जाती। वो तो दिन रात आपके लिए दुआएं करती हैं। अल्लाह जल्द ही आपको इस आजमाइश से निकाल दे। सकीना भी अम्मा से नज़र बचाकर अब उसके आधे काम कर देती थी। सकीना से अब्रिश को काफ़ी ढारस थी। उसके बाद भी अम्मा ने उसे कभी घर से बाहर नहीं जाने दिया था। जो भी था वो खानज़ादा के निकाह में थी। वो फजर पढ़कर कमरे से निकलती थी और रात 10 बजे तक वो काम मुकम्मल करके फिर से कमरे में वापस आ जाती थी। शाजिम का रवैया पहले दिन की तरह ही इसके साथ सख्त था, मगर उसकी नफ़रत में भी कमी नहीं आई थी। जितनी शाजिम उससे नफ़रत करता था वो इससे दुगनी नफ़रत करती थी और बरमला उसके सामने वो कह भी देती थी उसे शाजिम से रत्ती भर भी डर नहीं लगता था। बियम्मा के शौहर आज से 10 साल पहले वफ़ात पा गए थे। सिकंदर खानज़ादा की वफ़ात के बाद शाजिम खानज़ादा, जो अभी लड़कपन से जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था, उसके कंधों पर सारी जिम्मेदारियां आ गई थीं और उसने इन जिम्मेदारियों को खुशस्लूबी से निभाया था। शाजिम से छोटी उसकी बहन उजाला थी और इसकी शादी उसके खालाजाद से हो चुकी थी, जबकि शाजिम की शादी के लिए बी अम्मा ने दिन रात एक किए हुए थी, मगर उसकी नाक पर अभी तक कोई लड़की बैठ नहीं रही थी। और इन्हीं दिनों सारिम ने एक लड़की का नाम लिया था और घर में शादी का शोशा छोड़ दिया था। वो इस लड़की को अपनी यूनिवर्सिटी में कहीं मिला था और उसने घर में वो शोर मचाया शादी का कि बी अम्मा को बड़े से पहले छोटे को बयाना पड़ा था। अब्रिश इनके साथ वाले गांव एहतिशाम खानज़ादा की इकलौती लाडली बेटी थी। एहतिशाम के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा हुज़ैफ़ा खान, जबकि उससे छोटी अब्रिश थी। एहतिशाम खानज़ादा खुद भी एक सुलझा हुआ मोतबर शख्स था, जबकि उसकी औलाद भी इसका ही परतू थी। ख़ानदान वालों की मुखालफत लेकर उन्होंने अब्रिश को यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजा था और अब्रिश का यूनिवर्सिटी जाना ख्वाब था और इसका ख्वाब इसके भाई हुज़ैफ़ा खान ने पूरा किया था। हुज़ैफ़ा उसे खुद यूनिवर्सिटी छोड़ने गया था और उस दिन अब्रिश जैसे आसमानों में उड़ती फिर रही थी। अब्रिश अपने ख़ानदान की मुखालफत लेकर यूनिवर्सिटी तक आई थी और वो इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझती थी। वो जानती थी वो अकेली घर से बाहर नहीं निकली, अपने साथ अपने भाई और बाप की सफ़ेद पगड़ी लेकर निकली है। उसकी एक छोटी सी गलती भी इसके बाप और भाई को सारी ज़िंदगी सर झुकाने पर मजबूर कर देगी और वो अपने बाप और भाई का सर झुका हुआ किसी सूरत भी नहीं देखना चाहती थी। वहीं पर उसी यूनिवर्सिटी में उसके साथ वाले गांव का सारिम खानज़ादा भी पढ़ता था और सारिम खानज़ादा को पहले दिन ही अब्रिश बहुत पसंद आई थी। वो हर वक्त अब्रिश के आगे पीछे फिरता था, जबकि अब्रिश ने इसे कभी मुंह तक नहीं लगाया था। उसने तो आंख उठाकर उसे कभी देखा तक न था। अब्रिश को एक दिन सारिम खानज़ादा ने रास्ते में रोककर प्रपोज किया था। अब्रिश तो गुस्से से लाल पीली हो गई थी और उसने सारिम के मुंह पर तमाचा दे मारा था और फिर सारिम ने उससे बदला लेने के लिए चाल चली थी। उसने घर आकर अम्मा से कहा था
कि वो हर हाल में अब्रिश से शादी करना चाहता है। और अब्रिश, जिसका भी यूनिवर्सिटी का 1 साल रहता था, बी अम्मा इसके घर रिश्ता लेकर पहुंच गई थी। सिकंदर खानज़ादा उस इलाके का जाना माना मारूफ शख्स था। उसके बेटे का प्रपोजल आना एहतिशाम खान के लिए बहुत खुशी का बाइस था और बी अम्मा को उन्होंने हाँ कर दी थी। बी अम्मा ने साफ कहा था कि सारिम और अब्रिश शादी के बाद इकट्ठे यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया करेंगे और इस बात पर हुज़ैफ़ा खान को भी एतराज़ नहीं था, मगर उन्होंने अब्रिश से इस बात की इजाज़त मांगी थी और अब्रिश का तो ख्वाब सिर्फ पढ़ना था, तो अगर इसके बाप और भाई को वो रिश्ता पसंद था तो उसने हाँ कर दी थी। निकाह हो गया था। सब लोग ही बहुत खुश थे। सारिम ने 1-2 बार इससे फ़ोन पर बात की थी। अब्रिश ने इस थप्पड़ की माफ़ी भी मांगी थी और सारिम ने बड़ी खुशदिली से माफ़ कर दिया था, मगर उसके दिल में क्या था ये कोई नहीं जानता था। उसकी शादी की तारीख रख दी गई थी। शादी की तैयारियां ज़ोर और शोर से जारी थीं। अब्रिश और उसकी नंद उजाला मिलकर शादी की शॉपिंग कर रही थीं और उस दिन भी वो शहर से वापस आई थी। काफ़ी सारी चीज़ें उनकी अभी रह गई थीं। वो अगले हफ्ते वापस जाने वाली थी और उस रात अब्रिश अपनी माँ के पास काफ़ी देर बैठी रही थी। फिर इनको नींद की गोली देकर कमरे में आई थी तो इसका मोबाइल बज रहा था। उसकी नंद उजाला की कॉल थी। उजाला के 2 सूट अब्रिश के पास रह गए थे और उजाला ने वही याद दिलाने के लिए अब्रिश को फ़ोन किया था। जी आपी, वो मैंने देख लिया और मैंने आपके दोनों सूट साइड पर निकाल कर रख दिए हैं। जब आप यहाँ आएंगी मैं आपको दे दूँगी। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। असल में मैं सिर्फ पूछना चाह रही थी कि वो तुम्हारे पास हैं, कहीं वहीं ना रह गए हों। पता है ना वो मुझे कपड़े कितने पसंद आए थे। जी, मैं आकर अम्मा जान के पास बैठ गई थी। अभी ही कमरे में आई हूँ। और तभी उसका दरवाज़ा खुला था और कोई अंदर आया था। कौन है? वो एक अनजान शख्स को देखकर हैरान हुई थी। मैं हूँ सारिम, मगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसके हाथ से मोबाइल छूट गया था। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मगर इस तरह आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। सब अच्छा नहीं है। देखो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो इसके दोनों हाथ थामे बोला था। जी मुझे पता है। अब प्लीज़ आप जाएं। लाला आ गए तो बहुत बुरा हो जाएगा। क्यों? लाला कौन होता है तुम्हें मुझसे दूर करने वाला? तुम मेरी हो और तुम्हारे लाला को क्या मसला है मुझसे? वो अचानक ही लहजा बदलते बोला था। अब्रिश को इसका लहजा खटका था। देखें हम फ़ोन पर बात कर लेंगे, आप जाएं प्लीज़। अब्रिश ने उसे धकेला था। तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि तुम मुझे झटको? तुम मेरी बीवी हो और मैं आज अपना हक वसूल करके जाऊंगा। और जो तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, आज मैं इसका बदला लेने आया हूँ। तुम्हें क्या लगा था सारिम खानज़ादा अपनी ज़िल्लत का बदला भूल जाएगा? आज मैं तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान को किसी के सामने मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। और मुझे पता है तुम्हारा लाला शहर गया हुआ है, वो यहाँ पर नहीं है। सारिम ने इसका दुपट्टा खींचा था और अब्रिश इसको धकेलती दूर हुई थी। सारिम प्लीज़ देखें ये गलत है। मैं आपकी बीवी हूँ, आप थोड़ा सा तो लिहाज करें। वो इसके आगे हाथ जोड़ती रो रही थी। तुमने मेरा लिहाज किया था? मैंने सिर्फ तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार ही किया था, तो तुमने मेरे साथ क्या किया? भरी यूनिवर्सिटी के सामने मुझे बेइज्जत किया था। अब पता चलेगा बेइज्जती का मतलब क्या होता है। वो इसकी तरफ बढ़ रहा था और अब्रिश मुंह पर हाथ रखे रो रही थी। और फिर अचानक ही अब्रिश के हाथ में वो गुलदान आया था और उसने इसके सर पर दे मारा था। वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटा था और अब्रिश ने पे दर पे वो गुलदान इसके सर पर मारना शुरू कर दिया था। इतनी देर तक वो मारती रही थी जब तक सारिम का वजूद बेजान नहीं हो गया था और फिर वो रोती हुई कमरे से बाहर निकली थी। अम्मा जान। मगर उसकी अम्मा रात को नींद की गोली खाकर सोती थी। उनको उठाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वो अपने लाला के कमरे की तरफ भागी थी। और तभी हुज़ैफ़ा खान कमरे में आया था। क्या हुआ अब्रिश, तुम्हें क्या हुआ है? वो लाला, वो मेरे कमरे में कौन है? और अब्रिश का सांस नहीं आ रहा था। हुज़ैफ़ा ने उसे अपने साथ लगा लिया था। बस करो, डर गई होगी, चूहा देख लिया होगा यकीनन। नहीं लाला, वो चूहा नहीं है। वो सिर्फ इतना ही बोल पाई थी। हुज़ैफ़ा उसे अपने साथ लेकर कमरे में आया था। वहाँ पर सारिम खान की लाश देखकर हुज़ैफ़ा खान की आंखें फटी रह गई थीं। ये क्या है?
लाला, मैंने मार दिया है इसे, मैंने अपने हाथों से। अब्रिश, तुमने इसे मार दिया? मगर क्यों? और ये यहाँ पर क्या कर रहा था? और अब्रिश अपने लाला के सीने से लगी फूट फूट कर रोती थी। हुज़ैफा ने जल्दी से फ़ोन करके अपने बाबा को बुलाया था। वो डेरे पर थे। अब्रिश ने भाई को सारी बात बता दी थी। उन्होंने अब्रिश को मुलाजमा के साथ अपने कमरे में भेज दिया था। अब क्या करना है बाबा? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। ये हो क्या रहा है? बाबा, ये कत्ल मैं अपने सर ले रहा हूँ। हुज़ैफा, तुम क्या कह रहे हो? तो क्या बाबा, अपनी बहन का नाम लेकर इसे बदनाम कर दूं? और इसने जो किया ठीक किया। ऐसे घटिया खून के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। और मुझे ज़रा सी भी परेशानी नहीं है। अपनी बहन को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। नहीं हुज़ैफा, मुझे कुछ सोचने दो। अब सोचना क्या है बाबा? मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। और सिकंदर खान बेबस हो गए थे। ठीक है, अमजद को बुलाओ। अमजद के हाथ उन्होंने सारिम की लाश खानज़ादा हवेली भिजवा दी थी। शाजिम उस दिन अपनी फैक्ट्री के काम के सिलसिले में लाहौर आया हुआ था। वो वहीं था जब उसे इस कत्ल की खबर मिली थी। सारिम उसे अपने बच्चों की तरह अजीज था। वो इससे 5 साल छोटा था। उसका तो खून खौल रहा था। और जब उसने अपने भाई के कत्ल की वजह जानने की कोशिश की तो उसे यही बताया गया था कि किसी बात पर हुज़ैफा और सारिम का झगड़ा हो गया था और हुज़ैफा ने सारिम को मार दिया। तदफीन के बाद जिरगा बैठा था। जिरगे में आने से पहले वो बी अम्मा के पास गया था। अब क्या करना है बी अम्मा? वो लड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी ना, ज़रूर उसका किसी के साथ चक्कर होगा। अपने आशिक के साथ मिलकर उसने मार दिया होगा या मेरे बेटे पर कोई इल्ज़ाम लगाया होगा। मुझे सिर्फ यही लगता है। और वो इसका भाई सबसे बड़ा बेगैरत है। उसने तो इस लड़की को यूनिवर्सिटी भेजा था, वरना हमारे इलाके की लड़कियां कब शहर में रहकर पढ़ने जाती हैं। उसने बहन के आशिक की खातिर मेरे बेटे को मार दिया है। मुझे वो लड़की चाहिए जिसकी वजह से मेरा बेटा मरा है। मैं पल पल इसे तड़पाऊंगी, अपनी आंखों के सामने उसे झुकते देखूंगी, तभी मेरी रूह को चैन होगा। और जिरगे में वो ही हुआ था जिसका डर था। हुज़ैफा खान जिरगे के फैसले से साफ इनकार कर रहा था। देखे लाला, आपने मेरा किया हुआ कत्ल अपने सर लिया है, तो अब मैं वनी बनकर इस घर में जाऊंगी। और वैसे भी मैं आपको मरने नहीं दे सकती। आप हमारे ख़ानदान के वारिस हैं। आपसे मेरे पापा का ख़ानदान आगे बढ़ेगा। जब आपने ये कत्ल अपने सर लिया तब मैं नहीं बोली, तो अब आप भी नहीं बोलेंगे। और ये वनी की रस्म अब्रिश ने खुद अपने लिए चुनी थी। जिरगे के बाद शाजिम खानज़ादा के लोग पंचायत के लोगों के साथ यहाँ आए थे। उसने अब्रिश के साथ निकाह किया था और उसे अपने साथ हवेली ले गया था। उसके बाद वो पल पल उससे तड़पा रहे थे। अब्रिश किचन में खड़ी बर्तनों का ढेर धो रही थी जब उजाला किचन में आई थी। वो आज बड़े दिनों बाद मैके आई थी और अब्रिश को इतने बुरे हाल में देखकर वो ठिठक गई थी। उजाला को भी सारिम बड़ा प्यारा था, मगर जिस तरह इसका भाई और माँ बहन डाल डाल कर रो रहे थे, वो अपने जवान भाई की मौत पर इतना नहीं रोई थी। न जाने क्यों इसके आंसू खुश्क हो गए थे। वो हर वक्त किसी गहरी सोच में पाई जाती थी। उसकी ख्वानी के बाद वक्फे वक्फे से वो माँ से मिलने आती रहती थी, मगर अब्रिश का सामना करने से वो कतराती थी। ऊपर से इसके माँ और भाई का अब्रिश से जो रवैया था, वो बेचैन हो जाती थी। अभी भी वो किचन में अपने लिए पानी का गिलास लेने आई थी जब अब्रिश को देखकर वो कितनी ही देर तक अपनी जगह से हिल नहीं सकी थी। चंद हफ्तों में उसके माँ बाप ने अब्रिश का क्या हाल कर दिया था। वो अपने माँ बाप की नासो पली बेटी थी और इस वक्त वो एक नाकर्दा जुर्म की सज़ा भुगत रही थी। इस बात की गवाह सिर्फ उजाला थी। बर्तन धोते ही अब्रिश के मुंह से सिसकी निकली थी। कांच टूटकर उसकी उंगली में पेवस्त हो गया था, मगर अब्रिश अपने जख्म को नज़रअंदाज करती दोबारा से बर्तन धोने लग गई थी। तभी उजाला की 3 साला बेटी जहरा फातिमा रोती हुई आई थी। मामा, ये मेरा खून निकल रहा है। और अपनी बेटी के हाथ से निकलता खून देखकर उजाला तड़प उठी थी। वो जहरा को बाहर लेकर आई थी और इसने इसकी उंगली पर मरहम पट्टी की थी। जहरा की उंगली का खून तो रुक गया था, मगर उजाला की नज़रों के सामने बार बार अब्रिश का जख्म घूम रहा था और वो इस जख्मी हाथ से ही बर्तन धोने में मसरूफ़ थी। न जाने उजाला को क्या सूझा कि वो उठकर किचन में गई थी और अब्रिश का हाथ पकड़कर उसने इसके जख्म वाले हाथ पर मरहम लगा दिया था।
तुम जाकर अपने कमरे में आराम कर लो, उसने इसके हाथ पर मरहम लगाते हुए कहा था। नहीं, अब मैं ठीक हूँ। अब्रिश उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रही थी। बी अम्मा घर पर नहीं है, वो साथ वाले गांव ताज़ियत करने गई हैं किसी के यहाँ, और तुम जाओ, जाकर आराम कर लो। मुझे आराम की आदत नहीं रही, आप प्लीज़ जाएं। तुम्हारा हाथ ज़ख्मी है, तुम कैसे काम करोगी? मैंने कहा ना जाओ अपने कमरे में। वो इसका हाथ पकड़कर बाहर लाउंज में ले आई थी और ज़बरदस्ती उसे कमरे में भेज दिया था। तभी बाहर से शाजिम घर आया था। घर पर कोई नहीं था और इस वक्त उजाला को लगा था बात करने का मौका सही है। उजाला, मुझे एक ज़रूरी फ़ाइल चेक करनी है, मैं स्टडी में हूँ, मेरे लिए एक कप चाय बनाकर भिजवा दो। उजाला को हिदायत देता स्टडी में चला गया था और उजाला चाय का कप लेकर खुद शाजिम के पास चली गई थी। लाला, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे अब्रिश के मामले में बात करनी है। अगर तुम इसकी साइड लेना चाह रही हो तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम्हारे लिए बेहतर है जाओ, जाकर अपना काम करो। उसके माथे पर बल पड़े थे। वो बेकसूर है लाला, उसने हमारे भाई को कत्ल किया है और तुम कह रही हो वो बेकसूर है, और जो हमारे भाई ने उसके साथ किया वो। और शाजिम हैरत से उसे देख रहा था। ये तुम क्या कह रही हो? उस रात जब सारिम उसके कमरे में गया था, उसके जाने से पहले मैं अब्रिश से फ़ोन पर बात कर रही थी और वहाँ जो कुछ हुआ मैंने मनोअन सुना था। मुझसे गलती हुई जो मैं अपने भाई की घटिया हरकत पर पर्दा डाल गई। मुझे चाहिए था मैं तभी बता देती, मगर वही खून तो मेरी रगों में भी खानज़ादा फैमिली का ही है ना। बी अम्मा की तरह मैं भी सख्त दिल हो गई और बस यहीं पर मुझसे गलती हुई है। मगर लाला, खुदा गवाह है, उस दिन से लेकर आज तक मैं सो नहीं सकी और न जाने क्यों मुझे अब्रिश सहरा में नज़र आने लग गई है। अगर सारिम का क्या मेरी बेटी को भुगतना पड़ा, अगर सारिम का किया मेरी बेटी को भुगतना पड़ा तो लाला, और उसने जो किया अपनी इज्जत बचाने के लिए किया। हमारी सारिम ने उसे यूनिवर्सिटी में थप्पड़ का बदला लेने के लिए निकाह किया था और निकाह के बाद अब वो इसे बेइज्जत करके अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। मैंने आपको हकीकत बता दी है, फैसला करना आपका काम है। उजाला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बस लाला, मुझसे गलती हो गई और इसी गलती को मैं सुधारना चाहती हूँ। बेशक हमारा भाईजान से गया है, मगर वो एक घटिया किरदार का मर्द निकला है और घटिया किरदार के मर्दों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जब महाफिज ही इज्जतों के लुटेरे बन जाएं, तो लड़कियों को तो अपनी हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। हमारे बाप का इस इलाके में एक नाम है, सब लोग इनको इज्जत की निगाह से देखते हैं। इनके किरदार की गवाही हमारे इलाके का बच्चा बच्चा देता है। उनकी रूह भी बेचैन होगी। प्लीज़ लाला, इंसाफ करें। उजाला भाई के सामने हाथ जोड़ती रोने लग गई थी और शाजिम ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लगा दिया। तुम फिक्र नहीं करो, मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं मैं इनको सुधार लूँगा। वो बहुत ज़रूरी काम करने बैठा था, मगर अब इससे क्या ही काम होना था। उजाला अपने बच्चों को लेकर वापस अपने ससुराल चली गई थी, जबकि शाजिम वहाँ से उठकर सीधा अपने कमरे में आया था। अब्रिश, जिसे उजाला ने ज़बरदस्ती अंदर भेजा था, वो बेड पर बेसुध सो रही थी। उसके जख्म वाली उंगली पर अभी भी खून जमा हुआ था। वो कितनी देर तक उसके पास बैठा उसे गौर से देखता रहा था। वो खुद को शर्मिंदगी के गहरे गड्ढे में गिरता हुआ महसूस कर रहा था। उसने आज तक अब्रिश के साथ जितनी भी ज्यादतियाँ की थीं, एक के बाद एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने आ रही थीं। वो इंसान से दरिंदा बन गया था। वो मासूम लड़की जिसका कोई कसूर ही नहीं था, उसको इसने कितनी सख्त सज़ा दी थी। अब इसे माफ़ी मांगनी थी उससे, मगर कैसे? वो बेचैनी से कमरे से निकल गया था और फिर वो घर से ही चला गया था। अब्रिश की अचानक ही आँख खुली थी और वो घबराहट से इधर उधर देखने लगी थी। न जाने क्यों, मगर उसे लग रहा था जैसे इस कमरे में कोई आया है और शाजिम के कलोन की महक इसकी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। लेकिन अगर वो कमरे में आया था तो अब्रिश को इसने सोते कैसे रहने दिया? वो तो कमरे में आते ही पहले उस पर धाड़ने लगता था। शायद ये अब्रिश का वहम था। वो अपना दुपट्टा दुरुस्त करती कमरे से निकल आई थी, क्योंकि भी अम्मा के आने का टाइम हो गया था और उससे पहले कि वो उसकी दुर्गत बनाती, वो खुद ही कमरे से बाहर आ गई थी। रात को भी अम्मा और शाजिम खानज़ादा खाने की टेबल पर बैठे थे और अब्रिश इन दोनों के सामने खाना लगा रही थी।
शाजिम बड़े गौर से अब्रिश को देख रहा था। वो जब से यहाँ आई थी सिर्फ काला लिबास ही उसे पहनने की इजाज़त थी, और इस वक्त भी वो काली चादर की बकल मारे सपाट चेहरा लिए शाजिम के सामने सालन वाला डोंगा रख रही थी। और इसके बाद वो वापस किचन में चली गई थी। शाजिम से खाना नहीं खाया जा रहा था। क्या बात है बच्चा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहा? कुछ नहीं भी अम्मा, वो बस वैसे भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्यों, क्या खा लिया है जो भूख नहीं है? खाया कुछ नहीं है, बस तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है। वो माथे को मसलते हुए बोला था। नज़र तो नहीं लगवा ली तुमने? बी अम्मा उसका हाथ पकड़े बोली थी। क्या हो गया बी अम्मा, मुझे किसने नज़र लगानी है? हे लड़की, इधर आओ, बर्तन उठाओ, वो नफरत से चिल्लाई थी। और शाजिम हैरत से माँ को देख रहा था। वो जल्दी से किचन से बाहर निकली थी और नजरें झुकाए वो इनके झूठे बर्तन उठाने लगी थी। शाजिम अभी तक अपनी माँ का चेहरा देख रहा था। बी अम्मा के चेहरे पर अब्रिश को देखकर मज़ीद नफरत फैल गई थी, और शाजिम खानज़ादा को पहली दफ़ा एहसास हुआ था कि उसकी माँ का रवैया कितना ज़्यादा सख्त है। अब्रिश आधे बर्तन उठाकर किचन में रखने गई थी, और जब वापस आई तो शाजिम ने इसे पुकारा था, मेरे लिए एक कप चाय बनाकर कमरे में लाओ। वो इसकी तरफ देखते हुए आज पहली बार नरमी से बोला था, जबकि अब्रिश ने तब ही इसकी तरफ देखा था, और वो हमेशा शाजिम को देखती कम और घूरती ज़्यादा थी। फिर वो नज़रें झुकाए बाकी बचे बर्तन उठाने लगी थी। तुम्हें सुनाई नहीं दिया लड़की, मेरे बेटे ने क्या कहा तुझे? रखो ये इधर और जाओ जाकर इसके लिए चाय बनाओ। तभी शाजिम उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था, जबकि वो किचन में जाकर शाजिम के लिए चाय बनाने लगी थी, और फिर वो मग में चाय डालकर ट्रे में रखती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। कमरे के बाहर आकर उसके कदम खुद ब खुद ही रुक गए थे। उसने एक लंबी सांस खींची थी और ख़ुद को इसके सामने जाने के लिए तैयार करती वो अंदर आई थी। शाजिम बेड के साथ टेक लगाए टांगे सीधी किए बैठा था। अब्रिश ने उसके सामने आकर ट्रे की, वहाँ रख दो। उसने साइड टेबल की तरफ इशारा किया था। वो साइड टेबल पर चाय रखती वापस मुड़ी थी जब शाजिम ने इसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा था, और वो इसकी गोद में आन गिरी थी। चाय में जहर तो नहीं मिलाई? वो इसके चेहरे को बड़े गौर से देखता बोला था, और अब्रिश ने नफरत से उसकी तरफ देखा था। इसकी नौबत ही नहीं आएगी। जिस दिन मारना हुआ ना तुम्हें, ऐसे ही मार दूंगी जैसे तुम्हारे भाई को मारा था। तनफ्फुर से उसकी आंखों में आंखें डाले हुए बोली थी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? कितनी देर तक वो इसे देखता रहा था, और फिर न जाने वो ऐसे क्यों बोला था। नहीं, मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। शायद नफरत क्यों? मुझसे क्यों नफरत करती हो? शदीद नफरत। क्यों? मुझसे क्यों नफरत करती हो? मेरे भाई को भी तुमने मारा और अब नफरत भी मुझसे तुम करती हो, तो क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? वो अभी तक इसकी गोद में बैठी हुई थी, मगर उसके चेहरे पर शाजिम खानज़ादा के नाम का डर रत्ती बराबर भी नहीं था। शाजिम ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया था। साइड टेबल से हाथ बढ़ाकर उसने चाय का मग उठाया था और अब्रिश के लबों से लगाया था। मुझे तुम पर ज़रा भी यकीन नहीं है कि तुम मेरे खाने में जहर नहीं मिलाई होगी। लो, पहला घूंट खुद भरो। वो इस वक्त बहस के मूड में नहीं थी। पूरा दिन वो काम करके थक गई थी, इसीलिए वो उसके सामने हार मानती उसके हाथ से चाय पीने लगी थी। अब्रिश को शाजिम का इतना नरम रवैया परेशान कर रहा था, बल्कि से कोफ्त हो रही थी, क्योंकि वो अब इसकी नफरत की आती थी। फिर वो बेड से नीचे उतरी थी। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ। वो बेड की पायती वाली जानिब बढ़ी थी जब शाजिम ने उसे वापस पुकारा था। मेरे सर में दर्द है, आकर मेरा सर दबाओ। वो सख्त लहजे में बोलना चाहता था, मगर उसके लहजे में सख्ती नहीं थी। गर्दन ना दबा दूँ? वो उसकी तरफ देखते हुए बोली थी। गर्दन बाद में दबाना, पहले मेरा सर दबाओ, दर्द से फटा जा रहा है। वो बेड पर सीधा होता लेट गया था और अब्रिश इसके पास बैठी उसका सर दबा रही थी। शाजिम सो गया था, मगर वो अभी तक बेड के साथ टेक लगाए उसके पास बैठी उसका सर दबा रही थी, और फिर वो भी वहीं सो गई थी। रात के न जाने कौन से पहर शाजिम की आँख खुली थी, और इसे यूं ही बैठे हुए सोता देखकर उसने नरमी से सीधा किया था, और फिर वो उसके करीब ही खुद भी सो गया था।
सुबह जब फजर की अजान के साथ ही अब्रिश की आंख खुली तो वो शाजिम के बेहद करीब थी। शाजिम का एक बाजू उसके सर के नीचे था, जबकि दूसरा बाजू उसने इसके ऊपर रखा हुआ था। और अब्रिश को हैरत हुई थी। एक लम्हे के लिए उसे लगा था कि जैसे ये शख्स पागल हो गया है, क्योंकि वो इससे पीट करके सोता था। और अब्रिश जानती थी ये उसकी नफरत का ही एक तरह से इजहार था। वह आहिस्ता से उसे दूर करती उठ गई थी। वो नमाज पढ़ के कमरे से निकलने वाली थी जब शाजिम ने उसे वापस पुकारा था। मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम कमरे से बाहर निकलो? वो सर उठाए उसे देखते हुए बोला था। क्या मतलब? अभी तुम्हारी बियम्मा की चिंघाड़ती हुई आवाज आएगी, बाहर नहीं निकलूंगी तो। बियम्मा को मैं देख लूंगा, तुम इधर आओ। आज शाजिम का दिल नहीं चाह रहा था कि वो उससे दूर हो, और वो दांत पीसती उसके पास आकर बैठ गई थी और फिर से इसका सर दबाने लगी थी। जबकि बियम्मा बाहर बेचैनी से टहल रही थी। वो बार बार सीढ़ियों की तरफ देख रही थी, क्योंकि आज अब्रिश कमरे से नहीं निकली थी और इस वक्त वो किसी को उसके कमरे में भेज भी नहीं सकती थी, क्योंकि शाजिम इस वक्त सो रहा होगा। बेटे की नींद वो किसी सूरत खराब नहीं करना चाहती थी। और वो महारानी जैसे ही बाहर आती है, मैं इसकी तोड़ती हूँ टांगे, इसकी इतनी जुर्रत। वो बड़बड़ा रही थी। वो सुबह 11 बजे सोकर उठा था और तब ही अब्रिश बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ पड़ी थी जब शाजिम ने इसे रोक दिया था। कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ। क्या सारा दिन मैंने कमरे में ही रहना है? जी हाँ, जब तक मैं कमरे में हूँ तुम कमरे में ही रहोगी। इधर आओ मेरे पास। और ये क्या, हर वक्त काले लिबास में रहती हो? तुम्हारे पास और कोई कपड़े नहीं हैं? मुझे तो सिर्फ एक ही रंग जचता है, स्याह। शायद आप भूल रहे हैं, ये हर वक्त अंगारे ही क्यों चबाती रहती हो? वो ड्रेसिंग के सामने अपने बालों को कंघी कर रहा था जब वो गर्दन टेढ़ी करके इसकी तरफ देखते हुए बोला था। एक बात बताओ, क्या कोई स्क्रू तो ढीला नहीं हो गया आपका? ये कुछ उल्टा सीधा खा लिया है जो दिमाग चढ़ गया है? वो ड्रेसिंग के साथ टेक लगाए, सीने पर दोनों बाजू बांधे उसे घूरते हुए बोली थी। और अब्रिश को देखकर न जाने क्यों वो मुस्कुराया था। चलो जाओ, मेरे लिए नाश्ता बनाओ। अब्रिश कमरे से बाहर निकली थी और वो इसके पीछे ही आ गया था। जानता था बियम्मा इसे देखकर ज़रूर गुस्सा होगी। वो किचन की तरफ जा रही थी जब ये धाड़ती हुई आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। इधर आओ लड़की, ये कौन सा वक्त है जागने का? तुम्हें पता नहीं फजर के वक्त तुम्हें उठने का हुक्म दिया था? तुम्हें पता नहीं फजर के वक्त तुम्हें उठने का हुक्म दिया था मैंने? जबकि पीछे से शाजिम आया था। तुम जाओ, मेरे लिए नाश्ता बनाओ। बियम्मा से मैंने ही रोका था। और बियम्मा बेटे को देखकर हैरान हुई थी, मगर कुछ बोली नहीं थी। बियम्मा, मैं एक हफ्ते के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। क्यों, खैरियत है? हाँ, वहाँ मैंने जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, इस सिलसिले में वहाँ पर काफ़ी सारे काम हैं जो मुझे वहाँ पर रहकर देखने होंगे। पिछले 1 महीने से बस 1-2 बार ही गया हूँ, मगर वो काम मुकम्मल नहीं हो रहा। मेरा वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। चलो ठीक है, चले जाओ। मैं साथ अब्रिश को लेकर जाऊँगा। और इसके नाम पर बियम्मा ठिठकी थी। ये तुम क्या कह रहे हो? बियम्मा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अब्रिश को अपने साथ लेकर जाऊँगा। मगर क्यों? भाई का कत्ल भूल गए? मैं भाई का कत्ल नहीं भूला, मगर क्या? आप अब्रिश से अपना रवैया ठीक कर लें। बियम्मा की तरफ देखे बिना नजरें झुकाए बोला था। ये तुम क्या कह रहे हो शाजिम? उसके हुस्न के आगे भाई का कत्ल भूल गए हो? बियम्मा, वो मेरी बीवी है और मैं इसके साथ इतनी ज्यादती कर चुका हूँ। और फिर उसने उजाला की बताई हुई सारी बात बियम्मा को बता दी थी। और बियम्मा हैरत से शाजिम को देख रही थी। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं वही कह रहा हूँ जो मुझे उजाला ने बताया है। अगर आपको कोई शक हो तो आप इसे दोबारा बुलाकर पूछ सकती हैं। और मुझे भी अब्रिश ने यही कहा था, मगर मुझे तब लगा था ये झूठ बोल रही है। बहरहाल अगर उजाला की बात सच्ची है तो आइंदा अब्रिश के साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे। और 2 बजे तक मैं निकलने वाला हूँ, नाश्ता करके निकल जाऊँगा। आप अब्रिश से कहें ये अपनी और मेरी पैकिंग कर ले। वो उठने लगा था। अच्छा बैठो, नाश्ता तो कर लो। तभी बिजान को याद आया था और वह नाश्ते की टेबल की तरफ बढ़ गया था जहाँ अब्रिश उसके लिए नाश्ता लगा रही थी। नाश्ता करके वो चला गया था जबकि अब्रिश को भी अम्मा ने अपने पास बुलाया था। वो सर झुकाए आकर खड़ी हो गई थी। शाजिम इस्लामाबाद जा रहा है और वो तुम्हें भी साथ ले जाएगा। अपनी और इसकी पैकिंग कर लो, जाओ।
वो नरमी से बोली थी और अब्रिश ने हैरत से इसको देखा था। शायद ये माँ बेटा दोनों का दिमाग ख़राब हो गया है। वो बड़बड़ाते हुए कमरे में आई थी और शाजिम की पैकिंग करती थी। हो गई तुम्हारी पैकिंग? और अपनी? प्लीज़ ये बेहुदा कपड़े मत रखना, वहाँ से मैं तुम्हें नए कपड़े दिलवा दूंगा। तभी मुलाजमा ने दस्तक दी थी। मुलाजमा के हाथ में सुर्ख रंग का खूबसूरत भारी काम वाला जोड़ा था। ये पहनने भी अम्मा ने आपके लिए भिजवाया है। और वो हैरान हुई थी, मैं ये कैसे पहन लूँ? जितना कहा है उतना करो, अगर खुद नहीं पहनोगी तो मैं खुद पहना दूंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं, जल्दी कर लो। और वो सटपटाती हुई वॉशरूम चली गई थी। थोड़ी देर बाद वो निकली थी और शाजिम ने इसका हाथ पकड़कर उसे ड्रेसिंग के सामने खड़ा किया था। मेकअप तो तुम्हारे पास होगा नहीं, ये बाल अच्छे से बना लो फिर चलते हैं। और वो हैरान नज़रों से उसे देखते हुए अपने बालों को सुलझाने लगी थी। उसके बाल काफ़ी घने और लंबे थे। उसने सादा सी चुटिया बना ली थी और फिर वो दोनों आगे पीछे निकलते हुए बाहर आए थे। बी अम्मा बाहर बैठी इनका इंतज़ार कर रही थी। अच्छा बी अम्मा, हम जा रहे हैं। शाजिम माँ के सामने झुका था। उन्होंने शाजिम के सर पर प्यार दिया था और फिर वो उठकर अब्रिश की तरफ आई थी। अब्रिश उनको देखते हुए 2 कदम पीछे हट गई थी। बी अम्मा ने उसके सर पर हाथ रखा था। आबा सुखी रहो। और अब्रिश को लगा था कि अब वो बेहोश हो जाएगी। कल से इस पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। चलो आओ। वो इसका हाथ पकड़े उसे बाहर ले आया था और गाड़ी की अगली सीट पर बिठाकर खुद वो ड्राइविंग सीट पर आ गया था। गाड़ी जाने पहचाने रास्तों पर जा रही थी। अब्रिश हैरान थी, ये वो इसे कहाँ ले जा रहा था। और फिर गाड़ी अब्रिश के घर के सामने रुकी थी। चलो आओ। वो चुपचाप इसके साथ आ गई थी। सवाल तो बहुत थे मगर उसने पूछा एक भी नहीं था। वो जैसे ही घर के अंदर आए, अब्रिश की माँ भाग कर उसके गले से लग गई थी और वो वालिहाना बेटी का चेहरा चूमने लगी थी। कितनी देर तक वो माँ बेटी ऐसे एक दूसरे के गले लगे रोती रही थी। फिर वो शाजिम की तरफ बढ़ी थी। शाजिम ने अदब से उनके सामने सर झुकाया था। सामने ही हुज़ैफ़ा खान और एहतिशाम खान खड़े थे। हुज़ैफ़ा भी बहन से वालिहाना अंदाज में मिला था और वो शाजिम से भी अच्छे अंदाज में मिले थे। और अब्रिश की समझ से सब कुछ बाहर था। वो सब लोग घर के अंदर बढ़ गए थे जब अब्रिश ने शाजिम का हाथ पकड़ा था। ये क्या तमाशा लगा रखा है और ये हो क्या रहा है? जानम, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, बताता हूँ तुम्हें। वो भी इसका हाथ पकड़े घर के अंदर आया था और इस वक्त एहतिशाम खान के घर के लाउंज में सब लोग ही मौजूद थे। मुझे नहीं समझ आ रही मैं आप लोगों से कैसे माफ़ी मांगूं। अगर मेरी बहन मुझे ना बताती तो अब तक मैं लाइल्म ही रहता। मैं अपने भाई की इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ और हाथ जोड़कर आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ। वो सर झुकाए दोनों के सामने हाथ जोड़ रहा था। अब्रिश ने मुझे बताया था मगर मैंने इस पर यकीन नहीं किया और इस पर बेजा जुल्म करता गया। मुझे माफ़ कर दो अब्रिश। वो इसके जानिब मुड़ा था। मगर मैं वादा करता हूँ आइंदा आने वाली ज़िंदगी में तुम्हारी आंखों में कभी एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। अरे रहने दो बेटा, मेरी अब्रिश तुम्हारे साथ खुश है, हमारे लिए यही बहुत है। और अब्रिश की आंखें हैरत से बाहर को उबलने लगी थी। मम्मा, मैंने कब कहा मैं इसके साथ खुश हूँ? वो बदतमीजी से बोली थी और शाजिम हैरत से मुंह खोले उसे देख रहा था। उसे लगा था अब अब्रिश फट पड़ेगी। बुरी बात है अब्रिश, शौहर के बारे में ऐसे नहीं कहते। अब्रिश को इसकी मामा ने डांट दिया था। खाने का इंतज़ाम वहाँ पर पहले से हुआ था। उन दोनों ने दोपहर का खाना सबके साथ खाया था। अब्रिश अपने माँ बाप और भाई से मिलकर बहुत खुश थी और खाना खाने के बाद शाजिम ने सबसे इजाज़त दी थी और उसको अपने साथ लेकर वो इस्लामाबाद के लिए निकल पड़ा था। अब मुझे बताओगे कि ये सब क्या था? क्या था? वो मुस्कुराते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। और ये अब हम किधर जा रहे हैं? हम हनीमून पर जा रहे हैं जाना। भाड़ में जाए हनीमून, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। मुझे वापस मेरी मामा के पास छोड़ कर आओ। और अभी तक तुमने मुझे बताया भी नहीं कि ये सब क्या था। बताने को कुछ है ही नहीं सिवाय शर्मिंदगी और माफ़ी के। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम पर एतबार करना चाहिए था। आई एम सॉरी। उजाला ने बताया है मुझे सब कुछ। और अब्रिश जानती थी कि उजाला सब कुछ जानती है और उसने एक लंबी सांस छोड़ी थी। आपको क्या लगता है इतनी ज़्यादा ज़्यादतियाँ करने के बाद आपका एक छोटा सा सॉरी मेरे ज़ख्मों का मरहम बन सकता है?
मैंने तुम पर जितने जुल्म किए हैं तुम भी बदले में मुझ पर इतने जुल्म कर लेना, मगर प्लीज़ अब दूर जाने की बात मत करना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, प्लीज़। उसका हाथ हल्का सा दबाए आंखों में इल्तिजा लिए बोला था और अबरीश ने हमेशा की तरह उसे घूर कर देखा था और फिर वो मुस्कुरा दी थी। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि गुस्सा, बदगुमानी और आधी सच्चाई इंसान को इंसाफ से बहुत दूर ले जाती है, जबकि एक सच बरसों की नफरत, जुल्म और गलत फैसलों का रुख बदल सकता है। शाजिम एक ऐसा किरदार था जिसने भाई के गम में इंसाफ के बजाय इंतकाम का रास्ता चुना। इसीलिए इसकी मोहब्बत से पहले इसकी संग दिली और जल्दबाजी तनकीद के काबिल रही। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो अपनी गलती तस्लीम करने और माफ़ी मांगने की हिम्मत ने उसके किरदार को एक नई जहत दी। अबरीश इस कहानी की सबसे मजबूत शख्सियत बनकर उभरी, जिसने अपनी इज्जत के दिफा के लिए इंतहाई कड़ा फैसला किया, बेशुमार जुल्म सहे मगर अपनी खुददारी, सच्चाई और हौसले का दामन न छोड़ा। उजाला ने यह साबित किया कि खामोशी कभी कभी जुल्म का साथ बन जाती है, लेकिन बर वक्त सच बोलने की जुर्रत कितनी जिंदगियां बदल सकती है। जबकि बियम्मा और सारिम जैसे किरदार ये याद दिलाते हैं कि रस्मो अना और झूठी खैरत के नाम पर किया गया हर जुल्म आखिरकार इंसान को इखलाक की शिकस्त देता है। कारीन के लिए यही पैगाम है कि किसी भी इंसान को सिर्फ सुनी सुनाई बातों, गुस्से या ताज्जुब की बुनियाद पर मुजरिम ना ठहराएं, क्योंकि इंसाफ हमेशा हकीकत जानने के बाद ही मुकम्मल होता है और इज्जत, एतमाद, रहम और सच वो बुनियादें हैं जिन पर मजबूत रिश्ते और मुहज़्ज़ब माशरे कायम होते हैं। और आपको ये कहानी कैसी लगी? पढ़कर अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।